जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो लास्ट क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एजियोट्रोप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसके अलावा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझा था। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया था और एक हमने उस पर न्यूमेरिकल भी किया था। याद है कि भूल गए? सही है। आज हम लोग दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबको समझ में आ गया? बच्चों ध्यान से देखना, बोर्ड पे नजरें गड़ाए रखना, तभी समझ में आएगा। अगर किताब खोल के उसमें देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक जगह फोकस करो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। याद है कि भूल गए? समझ गए ना? रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ लोअरिंग, सिर्फ चेंज, वो थोड़ी ना है। तो वैसे यहाँ पे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एलिवेशन बढ़ जाना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब मुझे पहले ये बताओ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? क्योंकि जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता ना, तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट? अरे कोई तो बोलता है यार, नहीं पता? अरे कोई तो बता दो यार। A point at which liquid starts converting into vapors is known as boiling point. एक बच्चा कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है या वेपर फेज में आ जाता है। ठीक है, और कोई? At standard atmospheric pressure. एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। सही है ना? यही डेफिनेशन हमने बचपन में पढ़ी थी, यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। बच्चों हमारा जो टॉपिक है ना वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? इसमें कहीं ना कहीं प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब चीजें हैं। तो जरा ध्यान से सुनना कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो जैसे ये एक बर्तन है, ध्यान से सुनना, ये एक बर्तन है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? वाटर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर। ठीक है, क्या इसका वेपर बन रहा है? नहीं बन रहा। हाँ देखो, इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इवेपोरेशन में भी वाटर से वाटर वेपर बनता है विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे भी वाटर इवेपोरेट होता है। पोछा लगा के देख लेना, घर पे सूख जाता है, कपड़े सूख जाते हैं छत पे, तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के इवेपोरेट होता है? नहीं। तो इवेपोरेशन से जो वो वेपर बन रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वाटर को हम बॉईल करा के 100 डिग्री सेल्सियस पे लाके, उसकी बात चल रही है ना बॉइलिंग पॉइंट में। तो मान लो ये वाटर है, तो क्या ये वेपर फेज में जा पाएगा? थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। वो इसलिए क्योंकि ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया? और नीचे से यहां पर से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो कौन सा प्रेशर है बच्चों? वेपर प्रेशर। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है। ये कहानी जरा ध्यान से सुनना। वाटर का जब वेपर बनेगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा। चलो मान लेते हैं ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, क्लोज कंटेनर नहीं है, फिर भी वेपर प्रेशर कुछ तो बनने की कोशिश करेगा ना। उसके अगेंस्ट में कौन? प्रेशर तभी बनता है इस दुनिया में जब अगेंस्ट में, सामने से कोई उसको रोक रहा हो। हाँ या ना? तो ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है बच्चों? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, और लिक्विड के वेपर को कह रहा है कि नहीं तू ऊपर नहीं आएगा, नीचे चल। यानी वेपर बनने नहीं दे रहा है और ये वेपर बनना चाह रहा है। दोनों में लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इसके वेपर बनने नहीं दे रहा।
इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको हीट एनर्जी दे दूं तो उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। तब तो ऐसा हो सकता है कि हर एक पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपना बॉन्ड तोड़ करके वेपर फेज में चला जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, मैं स्पेशली वाटर की बात कर रहा हूं, हर लिक्विड का अलग अलग होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दूं, हीट इतनी हीट दे दूं कि 100 पे आ जाए, पहले 60 पे, 70 पे, 80 पे, तब तक उसके पास इतनी एनर्जी नहीं आई कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ाई कर सके। जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो अपनी सारी बाउंडेशंस को छोड़ के वेपर फेज में आ जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ भी सकता है कि भाई मैं तो वेपर बनूंगा, मेरे को रोक नहीं सकता, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या कहलाएगा? कि वो बॉयल हो गया है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा मैं तुम्हारी वाली डेफिनेशन बोलता हूं। तुमने कहा था सर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉयल करता है या जिस पर वाटर वेपर फेज में आ जाता है। मैंने ये नहीं बोला कि वो गलत है, पर अगर हम चीजों को गहराई में जाके देखें तो अब समझ में आया कि 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों वो टेम्परेचर है जिस पर इसका वाटर का जो वेपर है वो बन रहा है और उससे पहले नहीं बन रहा। समझ गए? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो काम होने नहीं दे रहा। समझ गए? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसी को चेंज कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा? मेरी बात समझे? देखो एनडीए में और जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया इंटरव्यू में कई बार। और अभी मैं तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट समझा रहा हूं। समझ में आ गया? बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए, अगर ये वाला केस समझ गए नहीं? पहले मुझे इतना बता दो, ये इतने बच्चों को बात समझ में आ गई? अभी तक मैंने बॉइलिंग पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं बोली है, सिर्फ वर्बली समझाया है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर अगर लिक्विड आ जाए तो उसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और बराबर भी हो गया तो वो वेपर फेज में आराम से जाने लगेगा। सही है गलत है? तो यार एक काम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ही कर देते हैं। चलो बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ पॉइंट ऑफ temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. अब ये डेफिनेशन और जो तुमने बचपन में पढ़ी थी उसमें काफी फर्क आ गया है। हाँ है ना? तुमने पढ़ा था ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल हो जाता है, तो बॉइलिंग में ही बॉयल वर्ड आ गया, तो डिफाइन कहाँ हुआ? अब समझ में आ गया? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा उससे, बराबर। उसी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, इस पॉइंट को बोल रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है। मतलब ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? थर्मामीटर पे टेम्परेचर स्केल पर कोई पॉइंट है जिस पर अगर लिक्विड पहुंच गया तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। समझ गए? और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो पक्का वेपर बन जाएगा, तो फिर जो तुम लोग बोल रहे हो वो सही हो जाएगा। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? अगर ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई ना भाई अच्छे से, मैं गारंटी दे रहा हूं इसकी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अगर ये समझ लिया तो। और उसके न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इसके होते हैं, बस एक थोड़ा सा फर्क है, वो ऑपोजिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया? अब मेरा सवाल ये है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मैं कम कर दूं
तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा? हाँ, जरा दिमाग लगाओ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया मतलब ये कम लग रहा है, इसको कम प्रेस कर रहा है, तो फिर ये जल्दी वेपर बनेगा, तो इसको 100 तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 atm है, तो मान लेते हैं 1 atm है। एटीएम तो जानते हो ना, प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो इसको वेपर फेज में आने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से कम हो गया तो क्या इसका वेपर बनना आसान हो जाएगा? हाँ। तो क्या मुझे इसको 100 तक पहुंचाना पड़ेगा? नहीं, बल्कि 100 से कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल हो जाएगा। हाँ या ना? क्या प्रैक्टिकली कभी ऐसा देखा है? कभी ऐसा हुआ है? तुम में से जो पहाड़ी बच्चे होंगे वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पहाड़ों पर पानी जल्दी गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है। होता है या नहीं होता? क्योंकि जितना पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो वाटर को बॉयल होने में क्या तुम्हें 100 तक उसको गर्म करना पड़ेगा? नहीं। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार शिमला गया था स्कूल की ट्रिप की तरफ से, और सुबह बच्चे लोग उठ के उनको बोला गया नहा लो, पानी गर्म हो रहा है। वहाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ पाइन वाइन जला के बड़े से बर्तन में पानी गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा यार इसको तो बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में, इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे तो। और मैंने देखा पानी तुरंत उबल गया। फिर बाद में 12th में आगे पढ़ा मैंने, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। आई बात समझ में? और वहां लोगों ने बताया यहाँ पानी जल्दी गर्म होता है। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं बढ़ा दूं, 1 atm से ज्यादा कर दूं, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा? क्या ऐसा होगा? अच्छा, तो अगर मैं पहाड़ से नीचे उतर के आ जाऊं, तो सबसे नीचा लेवल क्या है बच्चों? सी लेवल। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? यानी ये वैल्यू सी लेवल की ही है, और वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है। समझ गए? यानी कि 273.15 केल्विन, एक ही बात है। समझ गए? ओह सॉरी, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, बॉयल कर रहे हैं ना, 373 आएगा प्लस 100। मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 atm से भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा दूं, तो क्या मुझे उसको ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा? हाँ। अब 1 atm से ज्यादा प्रेशर कैसे बढ़ेगा बच्चों? सी लेवल के नीचे थोड़ी ना जाऊंगा। तुम लोगों के घर में प्रेशर कुकर है, वहां पर वही काम हो रहा है। प्रेशर कुकर के अंदर हम जब ढक्कन लगा देते हैं, उसको टाइट करके, रबड़ उसमें साइड में होती है, वो लगा के बंद कर देते हैं, तो जरा सोचो उसके अंदर जब वो वाटर वेपर बनता होगा, प्रेशर बनता होगा, क्या कुकर के अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा का हो जाता होगा? हाँ या ना? तो जब प्रेशर इससे ज्यादा हो गया तो वाटर को बॉयल होने के लिए 100 से ज्यादा पे जाना पड़ेगा भाई, तभी तो वेपर बनेगा। क्योंकि वहां पर प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर कुकर के अंदर एक तरह से उसके अंदर के एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है, तो उसके अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी तुमने पानी डाला है, उसको 100 पर अब बॉयल नहीं हो पाएगा, वो 100 से ज्यादा पे बॉयल होगा। हाँ या ना? और जब वो 100 से ज्यादा पे बॉयल होगा, तो इसका मतलब वाटर एग्जिस्ट कर सकता है 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे। हमने आज तक ये पढ़ा है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या बन जाता है? स्टीम, वेपर। और मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर से जब प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर बन पाएगा नहीं, तो उसके बराबर वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए लिक्विड को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो अब जो है वाटर वो एग्जिस्ट कर रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पे। क्या वाटर 120 पे एग्जिस्ट करता है? जनरली नहीं करता, पर अगर प्रेशर बढ़ा दूं तो करेगा। ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ये कोई असली वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुकर के अंदर यही टेम्परेचर पहुंच जाता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब जरा सोचो, कुकर के अंदर अगर टेम्परेचर इतना पहुंच गया है, तो क्या लिक्विड इतने पे एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ। और अगर लिक्विड इतने पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो दाल है, या जो लोग मीट खाते हैं, जो बोटियां हैं, वो इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगी, जल्दी गलेंगी। तो दाल गलाने के लिए, या छोले गलाने के लिए, या बोटियां गलाने के लिए तो ये करते हो ना। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कुकर में खाना जल्दी बन जाता है।
और अगर तुम खुले बर्तन में बनाओगे तो उसको बहुत देर तक आग पे जलाना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये जो भी मैंने समझाया है इसको घुमा फिरा के ये डिफेंस वाले बहुत पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो तुम्हें अलग अलग जगह पे भेजना होता है। समझ में आ रहा है? तो वो पूछ लेते हैं कई बार। तो यहां तक जो मैंने तुम्हें समझाया वो था बॉइलिंग पॉइंट, और मैंने तुम्हें ये समझाया कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा या घटाकर हम बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज लाना है तो आपको प्रेशर में चेंज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज लाना पड़ेगा। हाँ या ना बच्चों? कोई और तरीका है बॉइलिंग पॉइंट में चेंज लाने का बिना प्रेशर में चेंज लाए? कोई और तरीका है बॉइलिंग पॉइंट में चेंज लाने का बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज लाए? है एक तरीका और है बच्चों, वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब हम लोग जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। देखो, व्हेन a non-volatile solid solute particle is added to a pure solvent, then boiling point, बच्चों बीपी लिख दो समझ जाओगे ना, भोपाल तो नहीं पढ़ दोगे। Then boiling point of solution will decrease. मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डालोगे तो वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो बच्चों, मान लो ये एक बर्तन है और इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। ए, सिर्फ ए है और यह प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको टीबी नॉट बोल दूं। अरे वेपर प्रेशर होता तो पीए नॉट बोलता। बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो होगा इसका दुनिया में, जिंदगी में हर लिक्विड का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, इसको ऐसे लिख देते हैं, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टीबी नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, तो बताना क्या होगा? अब इसमें जो ब्लैक डॉट तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, वो कौन है? सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। समझ पा रहे हो? यानी अब इसमें ए भी है और बी भी है, यानी ए प्लस बी, यानी कि ये क्या बन गया? सॉल्वेंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? टीबी। ओ सॉरी, अरे भाई ये क्या हो गया है मुझे? सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन बन गया ना, क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉलिड पार्टिकल डाल दिया। तो अब ये पहले प्योर सॉल्वेंट था, अब ये बन गया सॉल्यूशन। यानी इसमें ए भी है और बी भी है, ए और बी दोनों है। समझ गए? अब जरा सोचो, पहले जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उससे लड़ने के लिए जब मैं इसको हीट कर रहा था तो सारे पार्टिकल आराम से एस्केप कर पा रहे थे और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहे थे। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट व्हाटएवर जो भी था, मान लेते हैं इसका था 300 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 डिग्री सेल्सियस पे प्योर सॉल्वेंट को जब हम हीट कर रहे थे तो या टेम्परेचर दे रहे थे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था। ठीक है बच्चों, इसमें क्या ऐड हो गया? नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉलिड पार्टिकल। क्या अब ये 300 डिग्री सेल्सियस जब इसको हीट दूंगा तो क्या सॉल्वेंट वेपर फेज में आकर उतना प्रेशर बना पाएगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? जबकि तुम ये जानते हो कि सरफेस पर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी हैं, तो पक्का सॉल्वेंट को वेपर फेज में आने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है ब्लैक वाले वो तो वेपर बनेंगे नहीं। तो इसका मतलब 300 पे तो ये वेपर प्रेशर कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो मुझे पक्का इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा।
तब जाकर शायद कहीं ऐसा हो सकता है कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मुझे ये बताओ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ गया या घट गया? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया ना। तो यही तो मैंने यहां पर लिखा है, देखो, when a non-volatile solid particle is added to a pure solvent, then boiling point of solution will increase. सर आपने गलत लिखा है। अरे ठीक है भाई, सॉरी, समझ गए ना। तो ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसको फटाफट लिखते हैं। मुझे बताओ टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों इन दोनों में से बड़ा कौन है? टीबी नॉट बड़ा है या टीबी बड़ा है? टीबी बड़ा है, क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो पाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर नहीं बना पा रहा ना। ये समझ गए? तो अगर ये बड़ा है, एक काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। टीबी अगर टीबी नॉट से बड़ा है तो पक्का अगर टीबी में से टीबी नॉट को घटा दूंगा तो कुछ निकल के आएगा। क्या निकल कर आएगा? अरे टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर ही निकलेगा। तो व्हाट इज डेल्टा टीबी? इंक्रीज। देखो दो चीजें बोल सकते हो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीज भी तो हुआ है, ये क्या है बच्चों? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी नॉट क्यों टीबी से छोटा है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? फिर से बताऊं? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये है, अब हाँ सवाल ये है कि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्या ये इस बात पर सीधा डिपेंड नहीं करता कि कितना ज्यादा सॉलिड पार्टिकल डाला गया है, क्वांटिटी, हाँ या ना? अगर मैं इसमें थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल डालता हूं तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ज्यादा सॉलिड पार्टिकल ऐड कर दूं तो यहाँ पे सरफेस पे ज्यादा ब्लैक पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के, तो वेपर कम बनेगा, तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल पे जो ऐड किए हुए हैं, हाँ या ना? तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट is not a colligative property, is not a colligative property। और दूसरी बात, elevation in boiling point is a colligative property। क्यों भाई? because increase in boiling point is directly depends on amount of non volatile solute particle। ये दो बातें समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, या इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो कैसे होगा उसको समझने के लिए थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ना पहले ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, इस एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं और इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूं प्रेशर या वेपर प्रेशर या प्रेशर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं तो जाके 1 atm आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं तो होगा ना।
कभी ना कभी तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये वाली लाइन है 180 m। समझ गए? तो बच्चों इसमें एक बात याद रखना कि जब पहले हमने लिक्विड को बॉईल करा था प्योर सॉल्वेंट को, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। प्योर सॉल्वेंट को जब तुमने पहले हीट किया था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो बढ़ते 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 कभी ना कभी तो पहुंचेगा ना इसके बराबर। किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो वो जो टेम्परेचर था उसका नाम था टीबी नॉट। क्या नाम था बच्चों? टीबी नॉट। मतलब कि ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। प्योर, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया भाई? प्योर सॉल्वेंट है, आपने पक्का हीट दी होगी, टेम्परेचर बढ़ता गया होगा, बढ़ता गया होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा बढ़ेगा। कभी ना कभी तो 180 m पे पहुंचा होगा। तो वो टेम्परेचर क्या है? टीबी नॉट। कोई दिक्कत? लेकिन जब आपने इसमें सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया, तो अब जब मैं इसको हीट दूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये यहां जाके काट रहा है, यानी कि ये क्या होना है? ये है सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफ कहां पर आएगा? यहां पर। तो ये हो गया टीबी। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों में जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। यहां तक कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आ गया? बुक दिखाना, कौन सा पेज निकाला हुआ है भाई? हाँ ठीक है, हाँ यही वाला ग्राफ है, देखो बुक में दिया हुआ है, यही बनाया है। इसमें से अगर मैं और कुछ डाटा उठाऊं तो कुछ ऐसा खास है नहीं, बस ये है कि इसको केल्विन में नापते हैं और वेपर प्रेशर 180 m है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आई होप समझ में आ गया होगा। वो चीज़ जो मैंने भी समझाई थी बीकर बना के, वो चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? अब मुझे फिर से बताओ बच्चों, टीबी नॉट और टीबी में से कौन बड़ा है? टीबी बड़ा है। तो अगर मैं टीबी में से टीबी नॉट को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी आ जाएगा। एक तो आपको ये याद रखना है फर्स्ट। इतनी बात समझ गए? अब दूसरी बात ये कि देखो, ये तो ऑब्जर्वेशन करने वाला डाटा है कि मतलब पहले कितना था टेम्परेचर, बाद में कितना हुआ, उनकी वैल्यूज को माइनस करा। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा भी तो होगा जो इस बात पर डिपेंड करता होगा कि कितना सॉलिड पार्टिकल डाला गया है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, कि ये जो डेल्टा टीबी है, मतलब कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों? मोलैलिटी। किसकी? ऑब्वियसली सॉल्यूशन की होगी, सॉल्वेंट की थोड़ी ना होगी, प्योर सॉल्वेंट की। तो टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? KB इंटू एम। अब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, जब भी हमें कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन मिलता है हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो व्हाट इज दिस KB? KB के बहुत सारे नाम हैं, देखो, मोलल एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसका एक नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका एक नाम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बच्चों अगर केबी की बात करें, हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? देखो, इसका केल्विन है और मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर केजी। तो इसका हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई केबी की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो डेल्टा टीबी के अपॉन में आ जाएगा एम। तो डेल्टा टीबी केल्विन है, इसका क्या होता है? मोल पर केजी। तो केजी ऊपर आएगा, केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा ना। नहीं आ रहा समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है
जिसकी मोलैलिटी 1 है, जिसकी मोलैलिटी, तो चेक करना डेल्टा टी भी केबी के इक्वल नहीं आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, अगर मोलैलिटी 1 हो जाए तो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ, इफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट will be equal to elevation in boiling point, elevation in boiling point for a molar solution whose molality is 1। ये बात सबको समझ में आ गई। हालांकि इसकी इतनी खास कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी मान लो मोलैलिटी अगर 1 है तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, केवी के इक्वल। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों सॉल्यूट को मैं हमेशा क्या मानता हूं, बी, और अपॉन में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों सॉल्वेंट को मैं क्या मानता हूं, ए। तुम लोग भी यही माना करो। देखो 10 अलग अलग किताबों से पढ़ोगे अलग अलग नोटेशन मिलेगी, एक बुक से पढ़ोगे एक ही नोटेशन रहेगी। तो कॉन्सेप्ट एक बार एक अच्छी बुक से पढ़ के दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन फिर कितनी भी बुक से करते रहो। तो बच्चों मोलैलिटी स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो गया, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों मास को इससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m या W, गिवन मास W होता है ना, WA। ये हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी, और इसको हमें किस में रखना है, केजी में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है NB का, WB बाय MB गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन में WA बाय 1000, क्योंकि अगर वो ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। कोई दिक्कत, ये किसकी वैल्यू है, अरे ये किसकी वैल्यू है, मोलैलिटी की। अब अगर मैं मोलैलिटी की ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मेरे पास डेल्टा टी भी आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, करना जरा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। लेकिन क्वेश्चंस में वो ज्यादातर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पूछता है। ये बात रट लो, दिमाग में फिट कर लो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। ज्यादातर क्वेश्चंस में वो हमसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पूछेगा, यानी MB पूछेगा। तो मान लो अगर मुझसे MB पूछ लिया तो MB यहाँ आ जाएगा, डेल्टा टी भी नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। समझ में आया। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब MB पूछेगा। वैसे इसी से ही फॉर्मूला आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। समझ में आ गया। पॉज करो। और इससे हम ये भी रिजल्ट निकालते हैं कि डिक्रीज, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज
in boiling point depends on, it directly depends on number of moles of solute particles. ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे लिए एक ये है और दूसरा ये वाला है, इसको अच्छे से मार्क करके लिख लेना। अभी अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तब जाकर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बच्चों, अभी आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जरा ध्यान से सुनो। बहुत ही आसान एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, पर क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और उसमें से कैसे गिवन डाटा निकालना है वो देख लो। हमको 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व करना है 1 kg वाटर में। सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा, तो मुझे बताओ यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, जल्दी बोलो। वाटर, जिसको हम ए मानेंगे, सॉल्वेंट को ए, और कितना है? तो बच्चों सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज, इसका नाम क्या है? बी। तो इसका गिवन मास कितना हो गया डब्ल्यू बी का? 18 ग्राम। बच्चों मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल, 180 होता है ना। ग्लू C6H12O6, 12 × 6 + 12 + 16 × 6, 96, 12, 72, जोड़ो। हाँ सही है, ठीक है। गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दो। 18/180 कितना हो गया? 0.1। ये काम आएगा ना, तो पहले ही निकाल लिया मैंने। अब बच्चों उसने ये बोला कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस प्रेशर Kb फॉर। बच्चों एक बात और याद रख लो, वाटर का Kb और Kf, जो अगला टॉपिक है ना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें Kf आएगा। तो वाटर का Kb और Kf आप लोग रट लो। वैसे तो क्वेश्चन में वो देता ही है, पर जब बहुत सारे क्वेश्चंस तुम कर लोगे, ये इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि तुमको याद हो जाना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में उन लोगों को ये लगता है कि बच्चा कम से कम एनसीईआरटी का डाटा तो इतना तो याद करके आया होगा, तो वहां तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं देगा, समझ गए ना। तो वाटर का Kb की वैल्यू क्या होती है? 0.52 केल्विन kg पर मोल। इतनी बात समझ में आ गई। तो वाटर, देखो सवाल ये है, प्योर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? जल्दी बोलो। 373.15 केल्विन। अब तुम्हें लग रहा होगा सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो भाई सारी चीजें नहीं देता ना वो। प्योर सॉल्वेंट वाटर है ना, तो वो कितने पर बॉयल होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 18 ग्राम ये डाल दिया सॉल्यूट, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB, जो हमें नहीं पता ना। और हमको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, और फाइंड मुझे करना है TB। तो बच्चों TB तभी आएगा जब ये दोनों वैल्यू बताऊंगी। तो ये तो मुझे पता था, है ना, ये रहा, ये नहीं पता, अब ये कैसे आएगा? तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों? M इज इक्वल टू KB इंटू M। जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता है फिर वो पूरा पुट करता है यहाँ पे। तो M की वैल्यू क्या आई थी बताओ जल्दी? KB इंटू WB बाय MB मल्टीप्लाई बाय WA इंटू 1000। याद है कि भूल गए? पर बच्चों अगर ये ऑलरेडी केजी में हो, तो अगर ये चीज ऑलरेडी केजी में, तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत है। ये बात समझ में आ गई? तो जल्दी बताओ बच्चों, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई? केबी 0.52, डब्ल्यू भी 18 है, एम भी 180 है, 1/WA 1 kg। तो इसको काटोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी हमारे पास कितना आ गया? 52/1000।
यानी 0.052 केल्विन, ये डेल्टा टीबी आ गया। तो अगर मैं डेल्टा टीबी की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा? तो डेल्टा टीबी की जगह आ जाएगा यहाँ पर 0.052, टीबी की वैल्यू मुझे नहीं पता, टीबी नॉट की वैल्यू ये रही 373.15। बच्चों ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो? 373.15 प्लस 0.052। तो वाटर कितने पे बॉयल होगा? 373.202 आएगा ना? चेक करना केल्विन में आंसर यही आ रहा है क्या? चेक करो। तो यहां पर आप लोग स्टेटमेंट डालकर क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ये डालोगे कि वाटर विल बॉयल एट दिस टेम्परेचर व्हेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू इट। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? इस न्यूमेरिकल को घर पे खुद से ट्रिक करना, ट्रिक से करके देखना एक बारी। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल इसी के साथ सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको घर पे तुम लोगों को जरूर करना है, यही तुम्हारा होमवर्क है, समझ गए? तो अगली क्लास में अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।